गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे मराठों का इतिहास। मराठों के इतिहास में हमने पढ़ा कि मराठा दक्षिण भारत के लोगों को, महाराष्ट्रवासी लोगों को मराठा कहा जाता है। महाराष्ट्रवासियों के बारे में हमने पढ़ा कि वो छोटे कद और मजबूत शरीर वाले होते हैं और गोरिल्ला युद्ध में कुशल होते हैं। इसके साथ ही शताब्दी 15वीं और 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन ने सामाजिक एकता को सुदृढ़ बनाया। उस समय बहुत से दक्षिण भारत के संत रहे हैं, जिनमें देखिए तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वामन पंडित आदि दार्शनिकों के द्वारा जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव को भी दक्षिण भारत में मिटाया गया। तो यहाँ बताया जाता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त किए और मराठी भाषा बहुत ही सरल और व्यवहारिक बताई गई। और इसमें दिया है छत्रपति शिवाजी के बारे में कि महाराष्ट्र में शासन किया छत्रपति शिवाजी ने। तो शिवाजी के शासनकाल के बारे में और उसके जीवन की चर्चा करेंगे हम इसमें। बच्चों देखो, कोरोना की वजह से अब आपके ये ऑनलाइन क्लासों के द्वारा ही एग्जाम होंगे, इसलिए अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। वे शाहजी भोसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के पुत्र थे। शाहजी बीजापुर के एक सामंत थे, जिन्होंने तुक्काबाई मोहिते नामक एक अन्य स्त्री से विवाह कर लिया था। इसी कारण जीजाबाई उनसे अलग रहती थी। बालक शिवाजी का लालन पालन उनके स्थानीय संरक्षक दादाजी कोंडदेव तथा जीजाबाई के गुरु समर्थ स्वामी रामदास की देखरेख में हुआ, जिन्होंने उन्हें मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया। ये बताया जाता है कि शिवाजी के दो दादाजी थे, कोंडदेव, और जीजाबाई के गुरु थे समर्थ स्वामी रामदास। उनकी देखरेख में इनको शिक्षा दीक्षा दी गई और अपनी मातृभूमि की रक्षा की प्रेरणा भी इन्होंने ही दी। दादाजी कोंडदेव ने उन्होंने सेना और शासन की शिक्षा भी पाई थी। 12 वर्ष की अल्पायु में शिवाजी ने अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त की थी। यानी 12 वर्ष की उम्र में ही शिवाजी ने अपना शासन संभाल लिया था। सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में 19 वर्ष की आयु में उन्होंने कुछ मावले युवकों का एक दल बनाकर पूना के निकट स्थित तोरण दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया था। बताया जाता है कि 1646 में 19 वर्ष की आयु में उन्होंने एक बड़ा युवकों का दल बनाया, जिसको मावली युवकों का दल कहा जाता है। उस दल की बदौलत उन्होंने तोरण दुर्ग को जीत लिया था। 1646 ईस्वी में ही उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से रायगढ़, चाकन तथा 1647 ईस्वी में बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़ तथा पुरंदर का दुर्ग भी छीन लिया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने कोंकण में कल्याण और जावली का दुर्ग भी अधिकृत कर लिया। 1656 में ही उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाई। शिवाजी के साम्राज्य विस्तार की नीति से रुष्ट होकर बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खां नामक अपने सेनापति को उनका दमन करने के लिए भेजा। संधि वार्ता के दौरान अफजल खां द्वारा धोखा देने पर शिवाजी ने बगनखे से उसका पेट फाड़ डाला। बगनखे कहा जाता है नाखून, तो शिवाजी ने कहते हैं अपने नाखूनों से शिवाजी ने अफजल खां को धोखा देने पर वहां पर बगनखे से उसका पेट फाड़ डाला। 1663 ईस्वी में दक्कन के मुगल वायसराय शाइस्ता खां को शिवाजी के दमनार्थ औरंगजेब ने नियुक्त किया, जिसने शिवाजी के केंद्र स्थल पूना पर अधिकार कर लिया। लेकिन शीघ्र ही शिवाजी शाइस्ता खां के शिविर पर रात्रि में आक्रमण किया, जिसमें उसे अपना एक पुत्र और अपने हाथ की 3 अंगुलियां गंवाकर भागना पड़ा। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के अधीन सूरत को लूटा। सूरत प्रदेश को भी, जो मुगलों के अधीन था, दिल्ली में मुगल बादशाह शासन करते थे, तो उन्होंने शिवाजी ने सूरत का जो दुर्ग था, किला था, उसको भी जीत लिया। इन सभी गतिविधियों से क्रुद्ध होकर
औरंगजेब ने अपने मंत्री आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह और दिलेर खान को भेजा। मुगल सेना ने उनके अनेक किले अधिकृत कर लिए। विवश होकर शिवाजी ने जयसिंह के साथ 1665 ईस्वी में संधि कर ली, जो पुरंदर की संधि के नाम से विदित है। इस संधि के निम्न प्रावधान थे। कहते हैं कि औरंगजेब के द्वारा जयसिंह ने जब आक्रमण किया तो अधिकतर किले शिवाजी से वापस जीत लिए गए दिल्ली के बादशाह औरंगजेब के सेनापति जयसिंह के द्वारा। तो मजबूर होकर शिवाजी ने पुरंदर नामक स्थान पर एक संधि की, जिसको पुरंदर संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के प्रावधान निम्न थे। तो ये महत्वपूर्ण है बच्चों कि पुरंदर की संधि कब हुई और इसके प्रावधान कौन कौन से हैं। तो 1665 में पुरंदर की संधि हुई, जिसमें देखिए प्रावधान क्या क्या है। शिवाजी ने अपने कुल 35 दुर्गों में से 23 मुगलों को सौंप दिए। कि शिवाजी ने जो 35 दुर्ग जीते थे उनमें से 23 को मुगलों को देना पड़ा, मात्र अपने पास 12 रखे उसने। 12 दुर्ग यानी 12 किले रखे। दूसरी बात, शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदार बनाया गया। वहां दिल्ली में शिवाजी का जो बड़ा पुत्र था संभाजी, उसको नौकरी करनी पड़ी दिल्ली दरबार में। राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी को आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए भी आश्वस्त किया गया। ये कहते हैं कि राजा जयसिंह ने ये कहा कि आपको दिल्ली दरबार में, जहां मुगलों का दरबार है औरंगजेब का, वहां आपको उपस्थित होना पड़ेगा। जयसिंह ने उनसे कहा कि उन्हें दक्षिण के मुगल सूबों का सूबेदार बना दिया जाएगा। जयसिंह ने ये बात कही कि शिवाजी, आपको दक्षिण के जो प्रदेश हैं, जो मुगलों के, दिल्ली बादशाहों के, उनका आपको सूबेदार बनाया जाएगा, इसलिए आप मुगल दरबार में उपस्थित हो। मई 1666 ईस्वी में शिवाजी शाही दरबार में उपस्थित हुए, ये बताया जाता है। बाद में मई 1666 में शिवाजी दिल्ली दरबार पहुंचे, मुगलों के दरबार में, जहां उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों द्वारा व्यवहार किया गया। उन्हें नजरबंद भी कर दिया गया कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया मुगलों ने, और उनको नजरबंद कर दिया। लेकिन नवंबर 1666 ईस्वी में अपने पुत्र संभाजी के साथ गुप्त रूप से कैद से निकल भागे। ये कहते हैं कि उनका पुत्र वहां मुगल दरबार में जो नौकरी करता था, पुरंदर की संधि के अनुसार उसे 5000 मनसबदार बनाया गया था, यानी 5000 सेना के ऊपर लीडर बनाया गया था, वो वहां उपस्थित थे। तो शिवाजी को उन्होंने चुपके से रात को गुप्त रास्ते से कैद से निकाल लिया और दोनों भाग गए, सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। अगले वर्ष ही औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि और बरार की जागीरी प्रदान कर दी। अगले ही वर्ष मुगलों के राजा ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान कर दी और उनको बहुत सी जागीरें दी, जो बरार प्रदेश की जागीरें थी, यानी जमीनें थी। 2 वर्ष तक शिवाजी ने शक्ति बनाए रखी, लेकिन 1670 ईस्वी में उन्होंने विद्रोह कर मुगलों की अधीनता में चले जाने वाले अपने सभी किलों पर कब्जा कर लिया। कहते हैं 2 वर्ष तक तो मुगलों के अधीन रहा शिवाजी, लेकिन 2 वर्ष बाद में अपनी सेना के द्वारा जो मुगलों को जो प्रदेश दिए थे, यानी 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को दिए थे, उन सबको वापस जीत लिया। खानदेश के कुछ भूभागों में स्थानीय मुगल पदाधिकारियों को सुरक्षा का वचन देकर उनसे आय का चौथाई भाग वसूलने का लेके समझौता भी उन्होंने किया। 1670 ईस्वी में उन्होंने सूरत को दोबारा लूटा, सूरत वापस जीत लिया औरंगजेब मुगलों के दरबार से। 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक भी करवाया। ये बताया जाता है कि 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने अपने आप को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया और राज्याभिषेक, राज तिलक किया गया। इस अवसर पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण की। तो ये कहते हैं बहुत से प्रदेश, बहुत से दुर्गों को उसने जीत लिया था,
जीतने के बाद में उन्होंने अपने आप को एक छत्रपति कहा। छत्रपति का मतलब एक क्षेत्र का राजा, स्वतंत्र राजा। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। इस समय उनका मराठा राज्य बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी के तट तक समस्त पश्चिमी कर्नाटक में विस्तार था। इस प्रकार मुगल शक्ति बीजापुर के सुल्तान, गोवा के पुर्तगालियों और जजीरा स्थित अबिसिनिया के समुद्री डाकुओं के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद शिवाजी ने दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस प्रकार बताया जाता है 1680 तक शिवाजी ने अपने शासन को मजबूत बनाया और हिंदुत्व राष्ट्र घोषित कर रखा था। तो ये थी शिवाजी के जीवन के बारे में चर्चा। तो बच्चों, इसमें आपके छत्रपति शिवाजी के जीवन की ही चर्चा की गई है, जिसके अंतर्गत शिवाजी को स्वतंत्र राजा के रूप में बताया गया है। उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत और एक छत्रपति राजा घोषित किया था। अब देखिए नेक्स्ट जो दिए गए हैं आगे के जो पॉइंट बिंदु आपको मैं बता दूं कि आगे के बिंदुओं में ये आपके जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य है ये अपने कोर्स से इस साल हटा दिया गया है। तो आप स्पष्ट कर लीजिए कि आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिया है बहमनी साम्राज्य, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। फिर सिख धर्म का प्रादुर्भाव विकास, तो सिख धर्म के जितने भी गुरु रहे हैं ये सभी गुरुओं की जो जीवन चर्चा है, उनकी जीवनी है, वो सब आपके सिलेबस में हटा दी गई है। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, इसमें भी आपके गुरु गोविंद सिंह की जीवनी इन सबको हटा दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है बंदा बैरागी। देखिए बंदा बैरागी भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और नेक्स्ट दिया गया रणजीत सिंह। रणजीत सिंह भी आपके कोर्स से हटा दिया गया है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपका सिलेबस बहुत कम कर दिया है। तो बच्चों, अब आपके नेक्स्ट जो प्रश्न दिए जाएंगे, ये तो आपका लेसन नंबर 2 पूरा हो गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न दिए जाएंगे उनमें आपके इस तरह का जो क्रॉस का निशान होगा वो प्रश्न नहीं करने होंगे, क्योंकि वो सिलेबस से बाहर है। तो आप ध्यान रखिए, जहाँ क्रॉस का चिन्ह आए यानी वो प्रश्न नहीं करना है। तो नेक्स्ट है यानी अगले दिन आपको क्वेश्चन भेजे जाएंगे छोटे प्रश्न, फिर उससे नेक्स्ट डे को आपको बड़े प्रश्न भेजे जाएंगे। तो बच्चों आपको ये प्रश्न सभी करने हैं, लेकिन जो क्रॉस का चिन्ह हो वो प्रश्न नहीं करना है। फिर से सुन ले आप कि आपको जो क्रॉस का चिन्ह मिलेगा जिस प्रश्न पर, वो प्रश्न आपको होमवर्क में नहीं करना है। इस तरह से आपका सिलेबस कम हो गया है। सिलेबस कम होने के बावजूद भी हमें रेगुलर पढ़ना है, तब तो अच्छी परसेंटेज बन सकती है। अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए आपको पीछे के पार्टों का भी समय समय पर दोहरान करते रहना चाहिए। यानी कि हम जिस तरह से वीडियो के द्वारा आपको बताते रहेंगे कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उसको कंफर्म कर लीजिए कि ये सिलेबस में नहीं है। बाकी जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को आपको याद करना है, बार बार पढ़ना है। देखिए इतिहास जो सामाजिक विज्ञान है, इसमें आपको बार बार पढ़ने पर ही याद रहती है। अगर बार बार नहीं पढ़ोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, और याद नहीं रहने पर आपका सिलेबस जो है थोड़ा बहुत ही कम किया है, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए स्कूल ओपन होने में समय लगेगा। कोरोना की वजह से हमें अपने भविष्य को विशेष ध्यान में रखते हुए हमें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अगर बार बार हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी प्रतिशत नहीं बना पाएंगे। और आपको पता है बच्चों, 10वीं की प्रतिशत हमारे जीवन में बहुत अहम रखती है। आपके जीवन में ये बार बार काम में आती है 10वीं की परसेंटेज। इसलिए आपको पूरी तरह से तैयारी के साथ, जोश के साथ, हिम्मत के साथ आपको याद करना पड़ेगा। आपको बार बार जैसे सिलेबस पूरा हो जाता है, यानी कि अभी 2 लेसन हो गए, 2 और बचे हैं,
तो आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। कोर्स पूरा होने के बाद में जैसे जैसे रिवाइज होगा, उस रिवाइज में मैं आपको फिर कंफर्म कर दूंगा कि कौन से बिंदु हैं और कौन से नहीं हैं। इसलिए आप पूरी तरह से तैयारी रखिए और अच्छी तरह से प्रतिशत बनाए, क्योंकि आपको पता है स्कूलों का खुलने का कोई चांस नहीं लगता है। इसलिए आप ऑनलाइन क्लासें ले और इसी के द्वारा बोर्ड के एग्जाम होंगे, ये कंफर्म होगा। इसी के साथ आपका लेसन नंबर 2 पूरा होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन भेजूंगा, वो आपको होमवर्क में करना है। धन्यवाद।